नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 135वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको विदित है, कम्युनिकेशन टुडे की ओर से लगभग 4 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2020 में एक श्रृंखला प्रारंभ की गई मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श की परंपरा को शुरू करने के लिए। उस कड़ी में 100 सेमिनार्स कम्युनिकेशन टुडे के मंच से आयोजित की गई और पिछले वर्ष अक्टूबर में जब मुझे एक अवसर मिला भारतीय विद्यापीठ के आयोजन में सम्मिलित होने का, वहां के डायरेक्टर प्रोफेसर एम.एन. हुडा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं हम एक संयुक्त रूप से इस उपक्रम को आगे बढ़ाएं, और उसी का परिणाम है कि 101वीं वेबिनार से यह श्रृंखला भारतीय विद्यापीठ, जो दिल्ली के आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है, उनके साथ मिलकर के हम इस आयोजन को कर रहे हैं। इसके पूर्व कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं अनुरोध करूंगा भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर श्री जयंत सिंह जी से कि वे आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप डीन के रूप में काम कर रहे हैं, उनका ई बुके से यहाँ स्वागत और अभिनंदन करें। जयंत जी। जिस तरह से हाँ जयंत जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं उनकी ग्रीटिंग्स कर सकूं। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, भारतीय विद्यापीठ की तरफ से और कम्युनिकेशन टुडे की तरफ से भी। ये ई बुके है, जैसे हमारे डायरेक्टर सर कहते हैं कि हमारा भाव जरूरी है चाहे खुशबू हम तक ना पहुंचे। ये बुके हम इसी प्रतिष्ठा को बनाते हुए शेयर कर रहे हैं और होप करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और हम आगे बढ़कर एक दूसरे के साथ काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। इस आभासी मंच पर सब कुछ अनुभूत करने का ही एक लक्ष्य है। तो भले ही ये इस आभासी मंच पर प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन इन फूलों में जो निहित भाव है खुशबू का, तो हमारी भी कोशिश यही है कि समाज के बौद्धिक वर्ग के प्रतिनिधि होने के नाते हम सभी इस मंच पर विचार विमर्श करते हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, और विचारों की ये खुशबू अपने समाज को और देश को उचित मार्गदर्शन दे सके, यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज जो हमने विषय चुना है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इन डिजिटल एज। प्रोफेसर गुप्ता जी का विस्तृत परिचय मैं दूंगा जब उन्हें हम विधिवत आमंत्रित करेंगे अपना वक्तव्य देने के लिए। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कुछ मिनट्स के लिए कि प्रोफेसर हुडा जी हमें ज्वाइन करें। जब तक वो आते हैं तब तक थोड़े से विषय की पृष्ठभूमि के बारे में। कम्युनिकेशन टुडे एक जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक है, जिसका प्रकाशन पिछले 28 वर्षों से नियमित रूप से जयपुर से हो रहा है। इस मीडिया द्विभाषी त्रैमासिक जर्नल ने कोशिश की है कि देश दुनिया के शोधार्थियों को इस जर्नल के माध्यम से उनके विचारों को, उनके शोध निष्कर्षों को हम एक मंच दे सकें। इसकी वेबसाइट है communicationtoday.net, जिसमें 28 वर्षों के सारे अंक हमने अपलोड कर रखे हैं। जो भी जिज्ञासु है मीडिया संबंधी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो उन अंकों को हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह से YouTube के माध्यम से भी हमने कोशिश की है कि एक इस तरह की एक सामग्री इकट्ठी की जा सके, जहां एक विषय पर या विभिन्न विषयों पर विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिनेमा, एडवर्टाइजिंग आदि बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनसे उनका संवाद और संबंध है, उनके विचार हम इस मंच के माध्यम से सुन सकें। सारी रिकॉर्डिंग्स को हमने उस यूट्यूब चैनल जो है उस पर अपलोड कर रखा है।
आप जब भी चाहें, लगभग 350 से अधिक एक्सपर्ट्स अभी आ चुके हैं हमारे इन वैचारिक जो हमारा ये आयोजन है, परंपरा है, श्रृंखला है उसमें। और लगभग 200 घंटे से अधिक की रिकॉर्डिंग आज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस शैक्षिक अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। कम्युनिकेशन टुडे ने अब तक 11 विशेषांक छापे हैं मीडिया से जुड़े हुए विशेषांकों पर, विषयों पर, जिसमें डिजिटल मीडिया है, मीडिया एजुकेशन इन इंडिया है, मीडिया एजुकेशन, क्रिटिकल थॉट्स, कोविड एंड मीडिया, मीडिया लिटरेसी, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कोविड एंड मीडिया जिनसे हम आए दिन कहीं ना कहीं जूझते हैं, संवाद करते हैं। उन विषयों से संबंधित सामग्री राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो लेखक हैं, शोधार्थी हैं, मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। भारतीय विद्यापीठ, जैसा मैंने कहा, आईपी यूनिवर्सिटी का एक प्रतिष्ठित अफिलिएटेड कॉलेज है, और जिसमें जहां तक मास कम्युनिकेशन की बात है, लगभग 24-25 शिक्षकों की एक पूरी टीम जो पत्रकारों की नई पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रही है। एक बेहतरीन आधारभूत ढांचा इस संस्थान ने प्रोफेसर हुडा के निर्देशन में तैयार किया है। और आपका स्वयं का एक भारतीय चैनल है जिसके माध्यम से नियमित रूप से विद्यार्थियों का शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है, और समसामयिक मुद्दों पर अनेक चर्चाओं का आयोजन उसके माध्यम से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये पदभार संभाला था राष्ट्रपति का, तो तकनीकी रूप से दूसरे राष्ट्रपति हमारे हैं। जब 1962 में उन्होंने ये पद संभाला, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसा व्यक्तित्व था, एक ऐसे दर्शन शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, प्रखर वक्ता और चिंतक थे। आजादी के उस पूरे दौर में जिस तरह से पश्चिमी विचारकों ने भारतीय संस्कृति और विचारों पर, विशेषकर हिंदुत्व पर जिस तरह से आक्रमण किया था, उसका बहुत ही प्रखरता के साथ उत्तर डॉक्टर राधाकृष्णन ने दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन आजादी से पूर्व ही मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन कार्य किया, और मदन मोहन मालवीय जी ने 1948 में उन्हें आमंत्रित किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति बने तब उनके कुछ विद्यार्थियों ने आकर के उनसे जब कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, तब राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन क्या मनाओगे, तुम इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। क्योंकि वे स्वयं शिक्षक थे, उनके मन में शिक्षकों के प्रति सम्मान था, और शिक्षा को वो जीवन के परिवर्तन का एक मुख्य आधार देखते थे। तो एक ऐसे प्रख्यात शिक्षक जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड और कई जगह अध्यापन कार्य किया, उनको ऐसे अवसर मिलते रहे, अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्हें भारतीय विचारधारा के संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता था। ऐसे ही महान शिक्षाविद की स्मृति में अब हम ये शिक्षक दिवस जो है मनाते हैं। देश भर में शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं विभिन्न तरीकों से। राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकार शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करती है। तो ये एक दिन उस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसी के बहाने हम डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे व्यक्तित्व को भी याद करते हैं, और कहीं इस संकल्प के साथ कि जिन मूल्यों के लिए वो जिए थे, हम भी एक शिक्षक के रूप में उन मूल्यों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सके। इस देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और इन 75 वर्षों में अनेक कमेटी, कमीशंस बने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। संभवतः पहला कमीशन था कोठारी कमीशन के नाम से, जिसे हम जानते हैं, डॉक्टर डीएस कोठारी, जो यूजीसी के चेयरमैन भी रहे, और जैसा मेरी जानकारी है वो वेतन के रूप में केवल 1 रुपया उन्होंने लिया था। इस देश की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा देने में डॉक्टर कोठारी का बहुत योगदान रहा है। मुझे अवसर मिला है ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन करने का। संयोग से वो जयपुर में ही उनका निवास उस समय हुआ करता था, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ जयपुर में, वहीं उनका मकान था। तो मुझे कई बार उनके यहाँ जाने का अवसर मिला था। कोठारी कमीशन 1964 में संभवतः बना था, और देश के उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसमें से अधिकांश को एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया था।
उसके बाद कई कमेटीज आई, कई कमीशन आए और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग समय पर नए नए प्रयोग करते गए। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है, एनईपी 2020, और उसके अनुसार कोशिश की गई है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित की जाए और विद्यार्थियों में स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और सबसे बड़ी बात जिसकी हम अक्सर बात करते रहे हैं कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक क्षमता, उनकी क्रिटिकल स्किल्स जो हैं, उसको हम कैसे विकसित कर सकते हैं। वो विद्यार्थी इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करे ताकि वो समस्याओं के समाधान करने के लिए तत्पर हो, समस्याओं से भागे नहीं, अवसाद में नहीं आए। आए दिन अखबारों के पृष्ठ भरे रहते हैं, विद्यार्थी युवा अवसाद में है, अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ये किस तरह के दौर में हम आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पहली बार शायद प्रयोग किया जा रहा है कि शिक्षकों को ये दायित्व दिया गया कि वह अपना पाठ्यक्रम तैयार करें, उस पाठ्यक्रम को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका रोड मैप तैयार करें। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा जो है, ये प्रयोग पहली बार किया जा रहा है और मातृभाषा में शिक्षा देने की बात। अब सवाल आता है शिक्षा कैसे दी जाए। बहुत प्रयोग हुए, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ओपन स्कूल, डिस्टेंट मोड से जो पहले कोरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हुआ करते थे, अब डिस्टेंट जो एजुकेशन है, इग्नू और ओपन यूनिवर्सिटीज बनी हैं, वो प्रयोग किए गए। तो नानाविध प्रयोग किए गए हमारे यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है शिक्षक की जो भूमिका है वो केवल किताबी ज्ञान देने की नहीं है। दो तरह की शिक्षा होती है, जीवन निर्माणकारी और जीवन निर्वाहकारी। जीवन निर्वाह की तो हम सब बात करते ही करते हैं, लेकिन जीवन निर्माण का पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है और शिक्षक की उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थी का एक मित्र बनके उसके पूरे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, चिंतित रहता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि यहाँ केवल दो ही व्यक्ति पराजय की कामना करते हैं, या तो पिता या पुत्र। पिता या शिक्षक, पिता पुत्र से और शिक्षक विद्यार्थी से। तो उस तरह के दौर में जब तकनीक इतनी प्रगति कर ली है, तो किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को हम बेहतर बना सकते हैं। आज सारी चीजें हमें गूगल पर उपलब्ध है, हम एक क्लिक करें तो दुनिया भर के पृष्ठ खुल जाते हैं। चुनौती यह है विद्यार्थी क्लासेस में क्यों जाए, क्योंकि यदि केवल आपको उसको जानकारी ही देनी है तो वो तो गूगल पे बहुत सारी मिल जाएगी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसके पास बहुत सारे सोर्स हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो क्यों क्यों वो मतलब क्लासेस में जाए। तो ऐसी स्थिति में आज आपके पास यूट्यूब पर इतने बढ़िया लेक्चर्स हैं, ऑडियो विजुअल के माध्यम से इतनी बढ़िया चीजें दी जा रही हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको आप सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब शिक्षक की भूमिका भी बढ़ती चली जा रही है। तो जैसा मैंने कहा कि शिक्षक केवल पुस्तकों का अध्यापक नहीं है, उसे एक विचार के रूप में अपने विद्यार्थियों को गढ़ना होगा। देश का पूरा आजादी की लड़ाई उस विचार पर केंद्रित थी। आज आवश्यकता यह है कि केवल हम तथ्यों की जानकारी देने की बजाय उनके साथ साथ हम उसको एक विचारशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में कहीं प्रेरित कर सके, उसमें उन नैतिक मूल्यों का विकास कर सकें, चारित्रिक दृष्टि से उसको हम बेहतर बना सकें, ताकि वो एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके। दुर्भाग्य से हमारा सारा ध्यान केंद्रित हो गया है प्लेसमेंट को लेकर के। प्लेसमेंट की अपनी महत्ता है और जो हमारे चारित्र और संस्कार हैं उसकी अपनी महत्ता है, ताकि जिन बहुत सारी समस्याओं से आज देश जूझ रहा है, शायद उनसे हम एक सीमा तक छुटकारा पाएंगे। तो इस डिजिटल दौर में जिसमें सब कुछ हमको एक तरह से बदल दिया गया है, उसमें क्या शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाएगी? शिक्षक रिप्लेस हो जाएंगे? एआई एंकर्स आ गए हैं, एआई ट्यूटर्स आ गए हैं। वो जो एआई हैं वो आपको सब कुछ बता रहे हैं, आप उनसे बाकायदा डायलॉग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, इन सब मुद्दों पर हम आज प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी से बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे साथ प्रोफेसर एम एन हुडा जी जुड़ गए हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रोफेसर एम एन हुडा जी के मार्गदर्शन में, उनके साथ ही हमारा पूरा जो एक अभियान है, उन्हीं का प्रस्ताव था, यात्रा शुरू होती है और उनके साथ उनकी पूरी टीम जुड़ी हुई है इस शैक्षिक और विचार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रोफेसर हुडा स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जर्नल निकाल रहे हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
जो स्प्रिंगर इसका प्रकाशन करता है। और इसी के साथ एक वेबिनार सीरीज आपने भी चला रखी है, लगभग 155 से ऊपर उसके एपिसोड अब तक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आपने भी एक पूरा अभियान चला रखा है विज्ञान और तकनीकी विषयों के साथ साथ मीडिया संबंधी मुद्दों को विद्यार्थियों के साथ और देश के अलग अलग वर्गों के साथ, डिसिप्लिन से जुड़े लोगों के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने का। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे, वहीं से आपने कंप्यूटर साइंस की अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक संवेदनशील कवि और हृदय के आप धनी हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपन गुप्ता जी को सुनने के लिए आमंत्रित करें। उसके पहले आप हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं और जो देश के अलग अलग अंचलों से इतने सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के स्वागत के लिए कुछ शब्द कहें और इस अवसर पर कुछ अपने विचार प्रकट करें। प्रोफेसर एमएन हुडा जी। Good evening, one and all. Am I audible, sir? यस सर, यस सर। Right. So, good evening, one and all. And at the outset, let me take this opportunity to wish you a very, very happy Teachers' Day. Teachers' Day does not mean that only teachers, even parents or anyone in entire ecosystem who helps people to learn. And learning is everywhere. That's why I always say that even teachers are the great learners. So let's change the word of teachers to learners. So wish you a very, very happy Teachers' Day. आज 135वीं श्रृंखला है इस वेबिनार सीरीज की, जिसकी शुरुआत, जिसकी बुनियाद हमारे मेंटोर प्रोफेसर संजीव बनावत सर ने डाली और कोविड के बैकड्रॉप में डाली, जब शायद पूरा वर्ल्ड इस इंतजार में था कि व्हाट नेक्स्ट। उस बैकड्रॉप में इन्होंने नॉलेज डिसेमिनेशन एंड पीयर प्रोफेशनल को एक बदलती नॉलेज की क्या तस्वीर है और क्या इसका आगे तकदीर है, क्या ट्रेंड कहां पहुंच रहा, इसे समझाने के लिए वेबिनार की सीरीज की शुरुआत की। 100 एडिशंस आप इमेजिन करें, एक सुपर एनुएटेड प्रोफेसर 100 एडिशन किसी वेबिनार का कर रहा हो, एक यूट्यूब चैनल मेंटेन कर रहा हो जहां सारे लेक्चर्स की रिपोजिटरी क्रिएटेड हो, पिछले ऑलमोस्ट 3 दहाई से एक जर्नलिज्म का द लाइट हाउस ऑफ द मीडिया प्रोफेशनल्स एक निकाल रहा हो, ये अपने आप में कितने कमिटमेंट और किस पैशन का उदाहरण है और अपने आप में किस तरह की काम की शैली ये दर्शाता है। ये मुझे इतना प्रेरित इसने किया, इतना इंस्पायर इनकी शैली ने किया कि मैंने इन्हें फोन करके इनवाइट किया और फिर मेरा ये प्रपोजल मैंने रखा कि 101वीं श्रृंखला से हम जुड़ना चाहते हैं और आपके इस जो महा एक फेनोमेना आपने शुरू किया, वैसे जर्नी भी नहीं कहूंगा, तो ये जो फेनोमेना है इसमें टू whatever extent possible I wanted to contribute in that। लेकिन इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बनावत सर के लिए मेरी 2 पंक्तियां निछावर हैं कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहां जला दें जहां है अंधेरा। सो ये जिस एनर्जी के साथ ये प्रोग्राम करते हैं वो अपने आप में जितना भी सराहें वो कम है। At the outset, now I wanted to extend my gratitude, my thanks to Professor Satyendra Gupta ji, Dean School of Education, Galgotia University, Greater Noida, who very kindly agreed on our invitation to be with all of us on this auspicious occasion of Teachers' Day and discuss the topic innovative teaching methods in digital age. My dear friends, Banawat sir was just talking that अब बदलती तस्वीर के हिसाब से टीचर्स को अपने रोल को बदलने की जरूरत है। बदलाव जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसी वजह से मैं हमेशा ये कहता हूं कि there is nothing constant on this earth except change, and if we do not change upfront, probably the ecosystem will change us, and that's how मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदलते। एंड दैट्स व्हाई द गालिब सेड दैट उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, न हम आईना साफ करेंगे, न हम सिस्टम को ब्लेम करेंगे, हमारे आसपास जो इकोसिस्टम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उस इकोसिस्टम को एडॉप्ट करने के अलावा। अगर हम इसी कुछ बदलते इकोसिस्टम को, चेंजिंग
इकोसिस्टम को, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ द फैसिलिटेटेड बाय द टेक्नोलॉजी, जिसको मैं ये कहता हूं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग इकोसिस्टम को अगर हम अडॉप्ट ना करें तो हम और आप सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि अगर 15 साल पहले मैं पूछता कि कितने लोगों के पास नोकिया फीचर फोन है, तो शायद 1000 की गैदरिंग में भी 900 लोग खड़े होकर कहते कि हमारे पास है। अगर आज मैं यही सवाल पूछ लूं 1000 की गैदरिंग में कि कितने लोगों के पास वो रोबस्ट प्रोडक्ट है जिसे लेकर चलते हुए हमें फख्र महसूस होता था, हम अपने आप को स्वाभिमानित महसूस करते थे, और अगर वो हाथ से गिर भी गया तो गम इसलिए नहीं होता था कि 4-5 टुकड़े को भी जोड़ के वापस प्रोडक्ट चलता था, जो आज का स्मार्टफोन नहीं चल सकता। तो एक ऐसा फोन, एक ऐसी लेगेसी जो 80% टू 90% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा था, वो हमारे और आपके बीच से ऐसा चला गया जैसे आज की जनरेशन को अगर आप पूछें तो वो कहेंगी वो कौन सा फीचर फोन हुआ करता था। तो ऐसा रोबस्ट प्रोडक्ट अगर मार्केट से बदला जा सकता है सिर्फ इस वजह से कि जो नोकिया की इनसाइड स्ट्रेंथ थी वो उस पे बिलीव करते रहे, चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने एंड्रॉयड पे और उस वक्त के जो स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और अपने पुराने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखते रहे। जैसे ये बदल रहा है, अब बदलते जमाने में ये चीजें बदल गई हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर आप देखें, बराबर सर ठीक ही कह रहे थे कि बच्चा क्यों क्लास में आएगा और हम अटेंडेंस की जबरदस्ती या अटेंडेंस के कंपल्शन से उसे क्लास में क्यों लाने की कोशिश करें, जब उसके पास हमसे बेहतर लेक्चर यूट्यूब पे या मूक बेस्ड मैसिवली ओपन कोर्स वर्क की हेल्प से उसके पास अवेलेबल है, तो वो हमारे लेक्चर को सुनने क्यों आएगा? वो क्यों आएगा इस बात के लिए कि एक टीचर अपने टीचर का नोट कैरी कर रहे और पिछले 50 साल से वो नोट चल रहा, जहां फट गया वहां कुछ नीचे से टेप लगाया है, और वो इस बात के सख्त खिलाफ हैं कि कोई बच्चा मांग ले कि आप हमें अगर कॉपी दे दें तो हम जेरोक्स करा लें, बल्कि वो कहते हैं यहां आ जाओ, बोर्ड पे लिखा है मैंने, वहां से नोट करो। वो बच्चा क्यों नोट करेगा जब उससे बेहतर मटेरियल उसको किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और आसानी से अवेलेबल है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह जैसे बराबर सर कह रहे टीचर का रोल बदल रहा है, इससे भी ज्यादा कि पूरी एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर बदल रही है, और इस एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर को मैं एजुकेशन 4 पे लेके 4.0 पे 4.0 पे लेके आना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बिजनेस मॉडल हमारे आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में आते हुए बदल गए। आप देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 तक बिजनेस सिस्टम अलग था, बिजनेस के प्रोसेसेस अलग थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 आ गया तो कंप्यूटर बेस्ड फैसिलिटेटेड बिजनेस सिस्टम जरूर आया, लेकिन मोर और लेस बिजनेस स्ट्रैटेजी सेम रही। लोग उसी तरीके से अपनी शॉपिंग करते थे, उसी तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन किया करते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आ गया तो सेंचुरीज ओल्ड, डिकेड्स ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैव बिकम ऑब्सोलीट। अब वो बिजनेस प्रैक्टिसेस नहीं चलती है। हमें रात में अगर 11 बजे खाने का इरादा कुछ हो गया तो हम एक ऑनलाइन खाना बुक करते हैं और खाना हमारे डोर स्टेप पे अगले आधे घंटे के अंदर डिलीवर होता है। हम में से सारे लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो आज से 20 साल पहले प्रचलित सिस्टम नहीं था। तो चीजें हमारे इर्द गिर्द बदल रही हैं। हम इसे कहते हैं कि ये बिजनेस प्रोसेस बिल्कुल बदल गया। अब टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द बिजनेस सिस्टम घूम रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 में बिजनेस सिस्टम के इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी घूमती थी। तो बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न हो गया है कि नाउ द बिजनेस प्रोसेस इज रिवॉल्विंग around the technological system instead of the technology revolving around the business system। चीजें बेचने और चीजें खरीदने की पद्धति बदल गई है। और अगर ये सब कुछ बदल गई है तो मैं कैसे इस बात पे भरोसा रखूं कि आने वाली मेरे स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जनरेशन मेरे क्लासरूम में आएगी, 75% अटेंडेंस देगी, हम टीचर्स एक एग्जामिनेशन का शेड्यूल लगाएंगे और बच्चे एग्जाम फोबिया में बैठे एग्जाम देंगे। बिलीव मी, यूजीसी ने पिछले साल 2 साल पहले ही एक टास्क फोर्स बनाई थी कि क्या हम डिमांड ड्रिवन एग्जामिनेशन पे स्विच कर सकते हैं, क्या हम 100% कंटिन्यूअस असेसमेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्या हम ये प्लान कर सकते हैं कि 21st सेंचुरी में, जिसमें कहा जाता है कि पुरानी डेफिनेशन एजुकेटेड लोगों की, जिसके हिसाब से इफ यू कैन रीड राइट एंड स्पीक यू आर कंसीडर्ड एज एजुकेटेड, इज नो मोर ट्रू, एंड द न्यू डेफिनेशन ऑफ एजुकेटेड पीपल इज दैट इफ यू कैन लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, अगर आप सीख सकते हैं,
उस चीजों को अनसीखा कर सकते हैं और अपने लर्निंग की पद्धति को, अपनी चीजों को बदल के रीलर्न कर सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो डिमांड ड्रिवन एग्जामिनेशन सिस्टम क्यों ट्रू नहीं है? और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा लर्नर मेरे पोर्टल पे जाए और कहे अगले 10 दिन के लिए मैं अवेलेबल हूं एग्जाम देने के लिए, हाय माय टीचर्स, मेरे एग्जामिनेशन को अगले 2 हफ्ते में जब आप कंफर्टेबल समझें शेड्यूल करें। और जब हम शेड्यूल करके नोटिफाई करें तो लर्नर कह सकता है कि मैं इस 2 हफ्ते या इस महीने फ्री नहीं हूं एग्जाम के लिए। दिस इज व्हाट इज द डिमांड ड्रिवन एग्जामिनेशन सिस्टम, सो दैट कि जो लर्नर्स हैं वो एग्जाम फोबिया से बाहर आए। ये सब वो पद्धति है। हम आप मॉल में जाते हैं, हम देखते हैं कि मॉल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मार्ट्स होते हैं, किसी 2 मार्ट पे ओवर क्राउड है, लोग क्यू में खड़े हैं कुछ लेने, कुछ खरीदने या कुछ खाने के लिए, और अगले 4 मार्ट पे कोई विजिटर नहीं होता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आने वाले दिनों में 10 इंस्टीट्यूशन में कोई लर्नर नहीं होगा और 5 इंस्टीट्यूशन पे ओवर क्राउड होगा? इस वजह से कि वो 5 इंस्टीट्यूशन जो बच्चे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे फेच कर रहे हैं, वो सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। इसमें क्या दिक्कत है कि एक टीचर जो पे करके एक बच्चा जो पे करके आ रहा है वो अपने चॉइस का टीचर सेलेक्ट करे, अपने चॉइस का करिकुलम अपने 3 साल या 4 साल या 5 साल की डिग्री के लिए डिसाइड करे, अपने चॉइस के सब्जेक्ट पढ़े, बेसिक रिस्ट्रिक्शंस और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यू कोर्सेज फ्रॉम सम स्पेसिफिक बास्केट्स वो जरूर फॉलो करे, लेकिन वो अपने चॉइस का टीचर, अपने चॉइस का कोर्स करिकुलम, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाके ला कार्टेल सिस्टम से अपने पसंद की चीज ले लेते हैं और बहुत सारी चीजें जो होती हैं अलग अलग बास्केट में वो हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकता? क्यों नहीं वो सेलेक्ट कर सकता कि मैं 1 साल पढ़ूं, 1 साल नौकरी करूं, वापस आके पढ़ूं, और पढ़ते पढ़ते मुझे ख्याल आ गया कि बनावत सर ने एज एडजंक्ट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में साउथ में ज्वाइन कर लिया है, तो अगला 1 सेमेस्टर वहां पढ़ाऊं। फिर पता चल गया नहीं, मैं तो कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर चला जाता हूं, वहां से अगला सेमेस्टर कर सकता हूं। स्टूडेंट मोबिलिटी जिसको यूजीसी अब फोर्स कर रही है थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्यों नहीं मुमकिन है? तो हम टीचर्स को, जो मैंने बात की शुरुआत की थी कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा, हम क्यों सिस्टम को दोष दें? हम क्यों ये कहें बार बार कि बच्चे क्लास में आना नहीं चाहते हैं? क्यों नहीं हम इस डोमेन में आए कि टीचर्स कैन एज्यूम एनी रोल like mentor, role like coordinator, role like facilitator, role like guide, role like friend, but cannot afford to remain a tutor. तो एक ट्यूटर वाली डोमेन से हटके हम फैसिलिटेटर, गाइड, मेंटोर, सुपरवाइजर, ये क्यों नहीं, कोऑर्डिनेटर, ये क्यों नहीं बन सकते हैं? हम बन सकते हैं। ये शायद जो टेक्नोलॉजी के डोमेन से बराबर सर बात कर रहे थे, उसी डोमेन में अगर ये हम करेंगे तो फिर हमें अटेंडेंस की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चों को क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताने के बजाय हमें बच्चों को गाइड करना चाहिए, मेंटोर करना चाहिए, और फाइनली बच्चे हमारी क्लास में सिर्फ वो सब्जेक्ट के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ने नहीं आएंगे, बल्कि हमसे इंस्पायर होने आएंगे, अपने को सेल्फ रिलायंट लर्नर बनाने आएंगे। और इसलिए आएंगे कि वो हमारे उस 30-40 साल के तजर्बे से अपनी चीजें जो शायद वो अगले 40 साल में सीखें, वो प्रेरित होके एक कैप्सूल की तरीके से अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आएंगे। इन्हीं ओपनिंग वर्ड्स के साथ मैं आज के वेबिनार के लिए एक बार फिर प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी, जो हमारे इनविटेशन पे आज हमारे साथ हैं, कि टीचिंग मेथड्स इस डिजिटल एज में कैसे इनोवेटिव पेडागोजीज बनाई जा सकती है, कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, लर्नर सेंट्रिक हो, और वो काफी हद तक हम सबको एक इस सिस्टम को बदलते परिवेश में रिलेवेंट रखने में मदद करे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। जो छोटी सी एक अनाउंसमेंट है, 13-14 सितंबर को बनावत सर की अध्यक्षता में ICSSR इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस एंड रिसर्च के सौजन्य से भारतीय विद्यापीठ के परिसर में 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, विकसित भारत @2047। विकसित भारत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एजेंडा है, हम सब लोग उसमें जो आहुति दे सकते हैं वो दें। बनावत सर ये 2 दिन हम दिल्ली में भारतीय विद्यापीठ के परिसर में होंगे, जिनकी अध्यक्षता में ये सब चलेगा। आप सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो आए, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम का मकसद है अच्छी नेटवर्किंग, एंड नेटवर्किंग इज कंसीडर्ड एज 21st सेंचुरी स्किल। तो इसके साथ आए, अपनी खुशबू बिखेरें, और इन्हीं शब्दों पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि ये हमारी पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है, ये हमारी जिंदगी में खुशबू, एक रंग, एक फ्रेग्रेंस भरने का सिस्टम है। और इस खुशबू के लिए 2 पंक्तियां मैंने लिखी हैं कि ये खुशबू जब आ जाए
तो कोई रोकना भी चाहे तो रुक नहीं सकता, कोई कैद करना चाहे तो वो कैद नहीं हो सकता, कोई उसे ताले लगाकर बंद करना चाहे तो बंद नहीं हो सकता, कोई उसमें से कुछ कम करना चाहे तो कम नहीं हो सकता। खुशबू के बारे में कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल में हूं कैसे इजहार करूं, तू तो खुशबू है कैसे गिरफ्तार करूं। तो इस खुशबू को महसूस करने के लिए 13-14 सितंबर को दिल्ली आए, और जो आ नहीं पाए वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। इस सारे जो नेटवर्क हमारे हैं, व्हाट्सएप और ईमेल सिस्टम, सब पे इनविटेशन भेजा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे एंड कीप लर्निंग डिस्पाइट डिसरप्शंस ऑल अराउंड अस। ओवर टू यू बनावत सर। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस व्यापक और वैचारिक उद्बोधन के लिए। मुझे तो लगता है कितनी सुंदर कल्पना है कि हम अपना शिक्षक भी स्वयं चुन सकें। जैसा आपने कहा कि रेस्टोरेंट में हम अपनी डिश चुनते हैं, किस डॉक्टर को दिखाना है ये भी हम ही तय करते हैं, वो किसका अच्छा एक्सपर्ट है। यदि टीचर को भी तय करने का अधिकार मिल जाए तो शायद टीचर भी वो 50 साल पुराने नोट से नहीं पढ़ाएगा, और वो भी लगातार अपनी मेहनत करेगा, खूब पढ़ेगा लिखेगा और अपने आप को तैयार करेगा कि अधिकतम विद्यार्थी उसके पास पढ़ने के लिए आए। तो उस समय लोकप्रियता नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी क्षमता से उन विद्यार्थियों के जीवन में परिवर्तन का यदि कहीं वो आधार बन सकता है, इंस्पिरेशन बन सकता है, तो शायद इस शिक्षा व्यवस्था की सार्थकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बदलना प्रकृति की आवश्यकता है और हमको बदलना पड़ेगा। मुझे याद है जब पहली बार वेबिनार करने लगा था तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से म्यूट होता है, कहाँ से अनम्यूट होता है, कहाँ से कैमरा ऑफ होता है। बार बार बच्चों को बुला के पूछना पड़ता था। ये समझ में नहीं आता था कि पंखे चला लेंगे तो आवाज़ तो नहीं आएगी, क्योंकि टीवी और रेडियो का अनुभव था, वहाँ तो सांस भी जोर से लेंगे तो वो माइक था वो पकड़ लेता है उनका। तो यहाँ ये डर लगता था कि एसी चलेगा तो क्या होगा, पंखा चलेगा तो क्या होगा। उसी दौर से निकल करके अब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के यूज टू हो गए हैं, क्योंकि ये जो तकनीक है वो इतनी यूजर फ्रेंडली है कि सिस्टम आपको बताता चलता है कि ये करें ये करें ये करें। तो जरा सी भी आपकी जिज्ञासा होगी तो आप उससे कदम ताल कर पाएंगे। चलिए, आज अब सुनते हैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के कि किस प्रकार से एक शिक्षक अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सकता है आज के इस दौर में, और कैसे शिक्षण विधि को हम लोकप्रिय बना सकते हैं। क्योंकि ये मुख्य विषय, जैसा मेरी जानकारी थी कि ये एजुकेशन से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं उनका एक ये स्पेशलाइजेशन क्षेत्र में होता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं, विद्यार्थियों को पढ़ाएं। तो मैं एजुकेशन से ही किसी एक्सपर्ट को ढूंढ रहा था, तो गलगोटिया में ही हमारी एक स्टूडेंट है तासा सिंह, उन्होंने मुझे रेफर किया प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी के लिए। सत्येंद्र गुप्ता जी इस समय गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो स्कूल ऑफ एजुकेशन है उसके फाउंडर डीन है, प्रोफेसर के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। इसके पहले आपने करीब 1.5 दशक तक एक इंस्टीट्यूट है वहीं दिल्ली का ही, राम ईश इंस्टीट्यूट, वहाँ लगभग 14 वर्ष तक आपने अध्यापन कार्य किया और प्रिंसिपल के रूप में वहाँ से आपने छोड़ करके फिर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, जिसको अभी हाल ही में मेरे ख्याल 1.5 साल हो गया उस बात को, नेक ए ग्रेड जो है वो आपको मिला है। जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसको हम शॉर्ट में NIOS कहते हैं, उसका एक कोर्स है, शायद ये DLD करके, उससे भी आप एक एक्सपर्ट के रूप में एसोसिएटेड रहे 2018-19 में। एक जर्नल है एडुलिंक, जर्नल ऑफ एजुकेशन, वो जो है उसके आप एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर हैं। लगभग 57 आपके पब्लिकेशंस आ चुके हैं, और ये पब्लिकेशंस अलग अलग फॉर्म में है, बुक्स के रूप में है, रिसर्च पेपर्स के रूप में है और प्रोसीडिंग्स के रूप में है। आपने अनेक नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है, FDPs में भी आप एक्सपर्ट के रूप में देश में अलग अलग जगह जाते रहे हैं। एजुकेशन से जुड़ी हुई अनेक जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके आप लाइफ मेंबर हैं, उनके ऑफिस बेयरर्स हैं। कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम समितियों, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के भी आप मेंबर हैं, और एक प्रकार से उस एजुकेशन को, उसके जो कोर्सेज हैं उनको रिलेवेंट बनाने के लिए उन पाठ्यक्रमों के माध्यम से आप लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और जिस NEP की हम बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने BEd MAd के कोर्सेज को भी एक तरह से बदलने की बात की है। रोटरी क्लब सहित अनेक संस्थानों से आप पुरस्कृत हो चुके हैं, और NCERT और जो हमारी बड़ी एजेंसीज हैं जो देश की शिक्षा नीति को एक तरह से संचालित कर रही हैं, उनके साथ भी आपका एक एसोसिएशन बना हुआ है। तो आपका शोध अनुसंधान, PhD सुपरवाइजर, आपके निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने PhD सबमिट की है। तो शोध अनुसंधान और अध्यापन का जो आपका इतना लंबा अनुभव है, उसी के दृष्टिगत हम चाहेंगे कि आज के इस डिजिटल दौर में जब सब कुछ बदल गया है, एक क्लिक पर हमें सब कुछ उपलब्ध है, ऐसे दौर में किस तरह से हम
विद्यार्थियों को उस तकनीक के माध्यम से उस एजुकेशन को उनके लिए रिलेवेंट बनाएं और उनको बेहतर बनाने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके उस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम किस तरह से इस तकनीकी साधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ दिशा बोध देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई प्रोफेसर सत्येंद्र सर। माइक आपका। जी सर। Am I audible, sir? यस सर, यस सर। आप दोनों महानुभावों का आशीर्वाद मिल रहा है और थैंक टू ताशा मैम, आपने जिनका नाम लिया था, उनके सौजन्य से, उनके माध्यम से आदरणीय एम.एन. होडा जी और संजीव सर से आज संपर्क हो रहा है और भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ संपर्क हो रहा है। और निश्चित रूप से इतना ज्ञान है आप लोगों के पास, इतना अनुभव है कि किसी विषय की सीमा में आप लोगों को तो नहीं बांधा जा सकता है। तो आज का जो मुझे विषय दिया गया था, तो मैं उस विषय की शुरुआत करता हूँ और बहुत अच्छा रहा कि आप दोनों ने इतनी सारी बातें कर ली हैं, तो मुझे अब अपनी बात कहने में बहुत आसानी रहेगी और हो सकता है कुछ बातें रिपीट हो जाएं मेरे माध्यम से भी, और कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों ने बातें कही हैं वो दोबारा ना दोहराऊं। लेकिन शिक्षा है और शिक्षा में कई विषय, कई बातें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। और अभी संजीव सर ने लास्ट अंत में एक बात कही है कि शिक्षा का अस्तित्व, शिक्षा की उपयोगिता और उसकी आवश्यकता, तो वो तो जब तक ये पृथ्वी है, ये दुनिया है, तब तक वो तो शिक्षा रहनी है। अब क्योंकि हम लोग शिक्षा को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो थोड़ा सा एजुकेशन वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, नैरो सेंस, ब्रॉडर सेंस, तो बहुत रूपों में शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म का, जिसमें मुझे आज अवसर मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए, कम्युनिकेशन टुडे एंड भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, न्यू दिल्ली एंड पुणे। सो थैंक यू। आई डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। और सबसे पहले तो अगेन फ्रॉम माय साइड, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात मैं जरूर सभी से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, शिक्षा को गुरु में बहुत अंतर होता है। सो हियर वी आर टीचर, नॉट द गुरु। तो शिक्षक को शिक्षक दिवस है आज, तो उसके लिए शुभकामनाएं। और सबसे पहले वापस अब मैं आता हूँ कि आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा मैं इस पे ही फोकस रखूंगा अपनी पूरी बात को। So today we are talking about the innovative teaching methods in the digital age. तो इनोवेशन तो हम सभी लोग जानते हैं, टीचिंग क्या होती है, टीचिंग मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं, वी आर यूज टू यूज इट, हम सब करते रहते हैं। और आज के समय को हम लोग डिजिटल एज कह रहे हैं, बड़े शब्दों का उपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इन पे बात करूंगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और क्यों हम इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उसके पहले एक श्लोक है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और आता है सा विद्या या विमुक्तये। तो सबसे पहली बात यही आती है, हमें विद्या प्राप्त क्यों करनी है। हर छोटे बच्चे से बात करिए, बड़े से बात करिए। अभी सर ने भी कहा कि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता है, क्लास में नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं कहूँगा उसको एग्जैक्टली टर्म में, वो क्लास में नहीं आना चाहता है, रेगुलर क्लास नहीं करने। और ये समस्या मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा अवलोकन है, कि कक्षा 8 के बाद ये समस्या बढ़ जाती है। कक्षा 8 का मतलब होता है कि लगभग आज के हिसाब से हम देखें तो 13-14 साल की उम्र का हो जाता है बालक। तो साइकोलॉजी के अनुसार चलिए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिस्टम के हिसाब से हम देखें तो हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट उस समय होने लगता है। और इंग्लिश में आप देखें तो टीनेज स्टार्ट हो जाती है उस वाली उम्र के बाद से। तो नेचुरली स्टूडेंट्स जो होता, जो एज ग्रुप है, वो इस ग्रुप में मानसिक बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, उसकी समझ बढ़ना शुरू हो जाती है। आज जैसे सर ने कहा था टीचर्स डे है, और स्कूलों में हम देखते हैं, जो हमारे स्कूलों में शिक्षक रहे हैं, कुछ कुछ कॉलेजों में भी स्टूडेंट अभी भी थोड़ा सा जिनमें रहता है कि नहीं टीचर है, हमें इनको ग्रीट करना है। तो
बचपन में जो बच्चा इतना प्यार से टीचर को विश करता है, शिक्षक ने, टीचर ने, मैडम ने जो कहा बस वो पत्थर की लकीर है, और वही मैडम उसके लिए फिर बेकार हो जाती कि नहीं वो मैडम तो बेकार है, वो कुछ फिर मतलब ना हमें याद रहता है ना हम उनको उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, वो तो उनका काम था, उन्हें सैलरी मिल रही थी तो नौकरी कर रही थी, और तो ठीक है, उनका तो काम ही है करना। तो हम इस वाली स्थिति में आ जाते हैं, तो इसके लिए दोष किसको दें? समाज तो निश्चित रूप से उसके लिए उत्तरदायी होता ही है। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर है। तो हमें अपने आप को गुरु नहीं मानना चाहिए। जो गुरु मान के चलता है वो मुझे लगता है उसको फिर अभिमान होता है, फिर उसको परेशानी भी होती है। शिक्षक मानते हैं, मैं तो कहता हूँ आई एम ए सैलरी पेड पर्सन, नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकर हूँ, और जो आपकी वैल्यू समझता है, जो आपको पैसा देता है, हम उसके घर जाके काम करते हैं, उनके संस्थान में पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा देगा, तो वी आर सैलरी पेड। और इसकी शुरुआत हम देखते हैं यदि थोड़ा सा हम इतिहास में देखें तो बौद्ध काल तक हमें ये वाला सिस्टम थोड़ा कम देखने को मिलता था। सैलरी पेड नहीं होते थे, लोग अपने मन से पढ़ाया करते थे और उनकी अपनी इच्छा होती थी कि नहीं, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो इच्छा में जो मिल जाता था या जो भी मिला तो उसमें संतुष्ट रहना, और उसके बाद में अध्यापन करना, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना और उनको आगे बढ़ाना, ये उनका कार्य था। मध्यकालीन भारत के इतिहास देखें तो वहां से इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है कि टीचर्स को सैलरी देना शुरू हुई थी, तनख्वाह। तनख्वाह देने का जो सिस्टम आया है जब से, तो फिर तो ठीक है, तनख्वाह मिल रही है तो एक सफाई कर्मी को भी तनख्वाह मिल रही है, एक मैनेजर को भी तनख्वाह मिल रही है, आपको भी मिल रही है, तो फिर आप अलग क्या है? व्हाट अदर यू आर डूइंग? पहले के टीचर्स तो अपना झोपड़ी में रह रहे हैं और अपना भिक्षा मांग के या जो मिला एक विद्यार्थी से, उसके माता पिता से, वो हमने ले लिया उसका गुरु दक्षिणा के रूप में। और मतलब वो उस प्रकार का नहीं था कि हम मटेरियल उतने ज़्यादा नहीं थे। जब टीचर भी मटेरियल हो गया है तो उसकी सोसाइटी ने रिस्पेक्ट भी उतनी कम कर दी है। सो वो तो खैर अलग इशू है, क्योंकि शिक्षक दिवस है, इसलिए दो चार बातें थोड़ा फिलोसफिकल वे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब विद्या की बात जब हम करते हैं कि वाई वी शुड गेन, अब विद्या, ज्ञान अलग अलग शब्द हैं, इनमें भी बड़ा अंतर है। लेकिन यहाँ पर विद्या को यदि हम ज्ञान मान के चलें, नॉलेज इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, साधारण जानकारी, इंफॉर्मेशन। so sometimes we come हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, वी आर कंफ्यूज बिटवीन द टर्म इंफॉर्मेशन एंड द एजुकेशन एंड द नॉलेज एंड द विजडम। बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग इंग्लिश हिंदी में। तो ये विष्णु पुराण का एक छोटा सा श्लोक है, तो इसके 3 अर्थ यहाँ पर मुझे मिले हैं जो मैंने देखा है। तो यहाँ पर शब्द आता है सा विद्या विमुक्त है। तो विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है, जो हमारी मुक्ति का माध्यम है। अब उस मुक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो आध्यात्मिक रूप से भी हम इसकी मुक्ति देखते हैं और इसका संदर्भ भी आध्यात्मिक ही है। पहले अर्थ में आप देखिए तो ऊपर की पंक्ति में आ रहा है कि जो आपको बंधनों में नहीं बांधे, आपको इस संसार के बंधनों से मुक्त करे, वो आपके लिए विद्या है। और इसमें लिखा हुआ है लाइन में कि कोई अन्य ज्ञान, शिल्प केवल कौशल है, आपकी शिल्प है, आपने कौशल, एक स्किल आपने एक्वायर कर ली है, और उसके सहायता से आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कठिनाइयां दूर नहीं होती हैं। फिर अंत में जो हरे रंग से इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया है, तो आज के संदर्भ में मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी है ये देखने में। तो यहाँ पर है विद्या या एजुकेशन या शिक्षा वो है जो हमें बंधनों से मुक्त करे। अब बंधन कैसा? तो यहाँ पर सबसे पहला बंधन तो हमारे पास में अज्ञानता का, इग्नोरेंस, कि जो इग्नोरेंस है वो हमारे अंदर से खत्म होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। उसके बाद भी यदि आप काम करते हैं तो देन आपको ये पता है कि हाँ, जैसे कहते हैं कि रिश्वत लेना, अपराध करना, या इस प्रकार के चोरी करना, झूठ बोलना, हमें पता है कि गलत है, लेकिन हमें पता है और उसके बाद हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं स्वयं दोषी हूँ। आप यदि ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने ये किया है, तो वो स्थिति आपके साथ में नहीं। तो विद्या वो है, जो ज्ञान वो है जो आपको, अब चाहे जीवन के ये संघर्षों से आपकी मुक्ति करवाए, जैसे इन लाइनों में लिखा है, गरीबी से, विषमता से, भेदभाव से आपको मुक्त करवाए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत है। आप ऊंची कक्षा में, हायर एजुकेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको विद्या की आवश्यकता है।
आप कोई कंपनी, फैक्ट्री, शॉप कुछ भी करना चाहते हैं तो हर काम के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। सो हियर वी कैन से एक एजुकेशन का सिस्टम है, तो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन तो होगी, ज्ञान, शिक्षा, अनुभव वो तो आपको मिलेगा। आज हमारे स्टूडेंट जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो बड़ा अच्छा कोट है, आप सब भी ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, कि शिक्षक वो होता है जो आपको पहले सिखलाता है फिर आपकी परीक्षा लेता है, और समय वो होता है जो पहले आपकी परीक्षा लेता है फिर आपको सिखलाता है। तो मोमबत्ती की आंच में लौ है, लौ में हमें गर्मी लगेगी, हम लौ को पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। तो हम तरीके हैं, या तो दूसरा कह रहा है कि इसको मत छुओ आपका हाथ जल जाएगा, और दूसरा है कि नहीं नहीं मैं तो आपकी बात नहीं मानता, मैं खुद करके देखूंगा। तो समय थोड़ा सा फिर आप उस समय के अनुसार यदि आप चलते हैं तो फिर आपको बहुत समय लगेगा अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए, अपने अनुभवों को बनाने के लिए। इसलिए फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारी दुनिया में आया है। हम भारत की बात करें तो हम वैदिक कालीन भारत की बात करते हैं, आज से लगभग 5-7 हजार पुराने समय की हम बात करते हैं, जिसको हम वैदिक कालीन भारत कहते हैं। तो गुरुकुल सिस्टम हमें वहां पर दिखलाई देते हैं, जहाँ एक गुरु होता था और वो अपने मन से स्व इच्छा से पढ़ाने का कार्य करता था वहां पर। और समाज के शिक्षा वैसे सभी के लिए खुली हुई थी पहले भी, लेकिन जिसकी इच्छा है या जिसके माता पिता अपने बच्चे को भेज सकते हैं गुरुकुल में पढ़ने के लिए तो वो भेजते थे, जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं, लेकिन शिक्षा तो होती थी। अब चाहे घर रहकर हो, चाहे वो गुरुकुल में रहकर हो, या माता पिता से, जैसे हम कहते हैं कि मेरी माँ मेरी सबसे पहली शिक्षक होती है, तो चाहे आपने माता से, अपने पिता से, अपने परिवार में सीखा हो, या अपने मित्र मंडली कहीं से, लेकिन सीखते तो हम हैं, बिना सीखे, बिना जाने, बिना ज्ञान प्राप्त किए तो कोई भी अच्छा लगता है। सा विद्या या विमुक्त है, जो आपको विमुक्त करती है, जो आपको मुक्त करती है, जो आपको बंधनों से आजाद करे, वो हमारे लिए शिक्षा है। आज के संदर्भ में हम बात करेंगे, डिजिटल एज में है तो जैसे भी रूप में आपको मिले, चाहे स्टूडेंट क्लास में आके पढ़े, चाहे वो ऑनलाइन पढ़े, अभी सर लोगों ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप कक्षा में आए ना आए, क्लास अटेंड करें नहीं करें, परीक्षा तो आप पास करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, और तभी आप अपने बंधनों से आगे बढ़ेंगे। डिजिटल एज की बात आती है, हम लोग शब्द को उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा जस्ट फॉर द रेफरेंस और रिकॉल पर्पज से मैंने 2-4 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जब ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन आए थे, अप्लाइंसेज आए थे, तो उसमें बड़े बड़े बल्बों का उपयोग होता था, डायोड होते थे। लेकिन जब सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेज आ गई हैं, ट्रांजिस्टर 1947 में उसका संदर्भ मिलता है आया, और उस ट्रांजिस्टर के उपयोग से जब और सर्किट बनना शुरू हुए, तो हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइसेस उनकी साइज बहुत छोटी होती चली गई, उनका स्पेस कम होता चला गया। और उसके बाद में जब सेमीकंडक्टर बेस्ड सिस्टम आ गए हैं, कंप्यूटर जब हमारे आने शुरू हुए हैं, और कंप्यूटर भी जब आईसीज पर आ गए हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स पर जाना शुरू हुए हैं, तब से हम अपने दुनिया में डिजिटल एज की शुरुआत मानते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो डिजिटल एरा या डिजिटल एज हम किसको कहेंगे, तो आज का बच्चा तो उसी एज में पैदा हो रहा है, तो उसके लिए तो बड़े आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और भी सर ने अपना अनुभव शेयर किया है कि कैसे हम लोगों ने सिस्टम को सीखा है, ऑनलाइन आना, इन एप्स को यूज करना कैसे सीखा है। तो हमारे लिए तो अजूबा था, लेकिन आज की जनरेशन के लिए, जिसको आज जनरेशन जेड भी कहा जाता है, उनके लिए तो नॉर्मल है। वो बच्चा पैदा होते ही और 6 महीने के बाद ही मोबाइल देख के खाना पीना शुरू कर रहा है, तो फिर माने कितना आसान है उसके लिए सारी बातें। तो लास्ट लाइन में, लास्ट पॉइंट नंबर 5 पे आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। सो द शिफ्ट टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस आए हैं तो वो हमारे लिए डिजिटल एरा के फॉर्म में आते हैं। तो जब डिजिटली हमारे यहाँ चेंजेस हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण चेंज हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर शिक्षा पे पड़ता है। वोटा सर अभी बात कर रहे थे एजुकेशन 4.0,
इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी 4.0 की बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। और जब वहाँ सिस्टम में फर्क पड़ा है तो यहाँ भी पड़ा है। एक और अभी आप लोग बात कर रहे थे कि क्यों पढ़ने जाएं, क्यों हम क्लास करें। तो अभी पिछले हफ्ते ही ये 28 अगस्त की न्यूज़ है न्यूज़पेपर की, तो 27 अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस चल रहा है। एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली थी, और इसलिए सुसाइड की थी उसने क्योंकि उसको उसके कॉलेज ने या उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको एग्ज़ाम देने से रोक दिया था। और एग्ज़ाम देने से क्यों रोका था? क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। उस प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर ली। तो वो केस चल रहा है कोर्ट में, शायद 2016 का केस है, लेकिन अभी तक वो चल रहा है। तो कोर्ट पढ़ेंगे आप लोग, नीचे मैंने लिंक भी दिखलाया है इसमें। तो उसमें उन्होंने यही बात की है कि नाउ कोर्ट इज सेइंग, और शुरुआत हुई है तो निश्चित रूप से ये बात तो आगे बढ़ेगी कि अब आप ऐसे हाँ जी, सोनाली अभी क्या जरूरी है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी करें स्टूडेंट्स के लिए? हमें कुछ ऐसे और माध्यम देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स की लर्निंग होती रहे। अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, मेरे पास भी बहुत सारे पॉइंट हैं बोलने के लिए कि क्यों ना करें। तो क्या हम इग्नू वाले सिस्टम पे जाना चाहते हैं? तो वो आगे की बातें हैं। लेकिन एक है तो ये शुरुआत है, या कहीं ना कहीं ये इसका असर पड़ेगा आगे जाके कि डिजिटल एज का जब हम एडवांटेज ले रहे हैं तो इसका प्रिविलेज भी हमें एजुकेशन में और एजुकेशन के थ्रू अपने लर्नर्स को हमें देना होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन इसकी एक इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव, ये हमें आज के समाज में देखने को मिल रहा है। यहाँ मैंने दो पिक्चर शेयर की हैं, चूंकि हम लोग टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो एक गुरुकुल के समय की आप पिक्चर मान सकते हैं कि गुरुकुल समय अध्यापन कैसे होता था वो दर्शाया है, और एक आज के समय का है। तो एक मुख्य अंतर जो हमें दोनों सिस्टम में देखने को मिलता है कि गुरुकुल सिस्टम में जो थे वो थे सिंगल टीचर इंस्टीट्यूशन। शुरुआत जब हुई थी, प्रारंभ जब हुआ था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का, तो वो सिंगल टीचर थे, एक शिक्षक होता था और कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी उसके आश्रम में रहते थे। वही खाना पीना सोना और उनका समय होता था, और एक सेशन चलता था वहां पर। 4-6 महीने गुरु के पास रहते हुए अपने घर वापस आ जाते थे। या हो सकता है बहुत लंबे समय तक गुरुकुल बहुत दूर है, तो जैसे भगवान कृष्ण की कहानी में आता है संदीपनी आश्रम में, तो कहाँ मथुरा और कहाँ उज्जैन। तो निश्चित रूप से 1-2 महीने में तुरंत तो वापस नहीं आएंगे, तो फिर हो सकता है पूरी शिक्षा समाप्त करने के बाद ही वापस आएंगे। तो फिर धीरे धीरे हम जानते हैं कि फिर धीरे धीरे सिस्टम बढ़ा है। फिर वो गुरुकुल में भी 2 शिक्षक 3 शिक्षक, आचार्य उपाचार्य होने लगे, उपाध्याय होने लगे। जैसे जैसे शिक्षा का बढ़ा है, शिक्षा की मांग बढ़ी है, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे चेंजेस आते गए। हम लोग तक्षशिला की बात करते हैं, तो तक्षशिला को मैं अपने ग्रेटर नोएडा के रूप में ही देखता हूँ। जो मान के चलता हूँ मैं कि जैसे आज हमारे जैसे ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर गवर्नमेंट ने जो यहाँ की अथॉरिटीज ने डिसाइड डिवाइड किया था, तो उसने एक एरिया फिक्स कर दिया, और जितनी भी इंस्टीट्यूशन है ग्रेटर नोएडा सारे वो एक ही एरिया में मैक्सिमम। तो उसको नॉलेज पार्क का नाम दिया गया है। और इस समय लगभग वहाँ 55-60 से ज़्यादा कॉलेजेज और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही तक्षशिला में भी बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे। तो एक गुरु का गुरुकुल नहीं था, वो बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन थे वहाँ पर, और लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाया करते थे। और आज का समय जब हम देखें, जब हमारा स्कूल सिस्टम आया है, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी के विकास में बहुत सारे शिक्षकों का योगदान है। तो सीढ़ी के माध्यम से दिखलाया, मुझे चित्र अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर उपयोग कर लिया इसका, कि बच्चा आगे बढ़ रहा है, सीढ़ी पे आगे चढ़ रहा है। तो कि इसमें मल्टी टीचर इंस्टीट्यूशंस हैं आज हम जहाँ काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल लोगों का योगदान है हमारी सफलता में। तो निश्चित रूप से सिंगल टीचर इंस्टीट्यूशंस की आप बात करेंगे तो उसमें टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथोलॉजी, पेडागॉजी सिस्टम अलग होता है, और जब मल्टीपल में जाएंगे तो थोड़ा सा सिस्टम हमारा बदलता है। एक और मैंने यहाँ पर इमेज आप लोगों के सामने रखी है। सो वी कैन सी हियर द चेंजेस इन अवर टीचिंग एड्स, TLM जिसको हम कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम सब ने अपने बचपन में स्लेट का उपयोग किया है, और बहुत सालों तक, और उसके पहले हजारों साल तक लोगों ने स्लेट का उपयोग किया है, जिसको दफ्ती अलग अलग नामों से, और पूरी दुनिया में चला है, क्योंकि भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में वो स्लेट थी। और नाउ वी आर यूजिंग द स्मार्ट बोर्ड्स इन अवर क्लासेस।
स्मार्ट बोर्ड तक हम आ गए हैं और स्मार्ट बोर्ड से भी अब दुनिया आगे बढ़ रही है। अब हम आ गए हैं वर्चुअल रियलिटी और एआर ऑगमेंटेड रियलिटी पर, कि अब आप स्टूडेंट्स को उसको एक्सपीरियंस देने के लिए, उसको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए, जो टॉपिक अति कुछ डिफिकल्ट है तो उसको विजुअल मीडियम से आप कैसे सिखला सकते हैं, कैसे बतला सकते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि चांद पे जाना है, मंगल पे जाना है, तो वहाँ की धरती कैसी है, वहाँ सिस्टम कैसा है, या हम भारत में रहते हैं और इस समय किसी भी दुनिया के किसी और कोने में क्या स्थिति है, उनका ज्योग्राफी या उनके सिस्टम क्या है, तो आज हम वो सिस्टम भी आ गया है। तो ये सब चेंजेस क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी मैं यहाँ पर कहूंगा कि जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट the way teacher is teaching or why the medium, which medium teacher using to deliver his lecture, वो सिस्टम बदला है। अभी आगे और थोड़ी सी मैं बात करूंगा। तो ये एक पिक्चर है दिखलाने के लिए कि ये जब सिस्टम बदल रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से हमारी शिक्षा देने का माध्यम भी बदल रहा है। एक छोटा सा और यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग पर्पज से मैंने यूज किया है इसको। तो हम देखते हैं कि एजुकेशन इज नोन एज द ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा में 3 ध्रुव होते हैं। आपको राइट साइड में ऊपर 3 दिखलाई दे रहे हैं नाम। एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। लेकिन अब टीचर स्टूडेंट दोनों हैं तो क्या करें, क्या करना है? तो उसके लिए हमारे पास में होता है करिकुलम। तो करिकुलम, वी यूज द टर्म करिकुलम ट्रांजिशन। तो करिकुलम एक वो माध्यम है जिसको हम सोशल सेटिंग भी कहते हैं आज के समय में। सोशल एनवायरनमेंट है वो हमारे पास में, कि एक लर्नर और एक टीचर को क्या करना है। तो इसलिए हम एजुकेशन को कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस। इसमें 3 पोल हैं और डेफिनेटली इसमें यदि स्टूडेंट नहीं है तो फिर ये सिस्टम का एग्जिस्टेंस भी नहीं है। तो इसलिए जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें स्टूडेंट यानी लर्नर का होना जरूरी है। अगर लर्नर नहीं तो फिर मेरी क्या जरूरत है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर उसके लिए करिकुलम की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट का होना, लर्नर का होना इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जरूरी है। जॉन डीवी महोदय का नाम दिया हुआ है, उन्होंने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था। कि इसके पहले हम एजुकेशन को 2 पोलर प्रोसेस मानते थे, फिर बाद में ट्राइपोलर प्रोसेस की बात आई है। और एक और मैंने छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, फॉन्ट थोड़ा छोटा है उसमें। तो यहाँ पर बात आती है व्हाट इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो अगेन इट इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो एक हमारे सामने पहले आता है पर्पस, ऑब्जेक्टिव, एम्स। आज वी आर यूजिंग द टर्म लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम हमारे ड्राइव होते हैं फ्रॉम द एम। तो एम्स के माध्यम से हमारे पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाट डू यू वांट टू। जब पॉलिसी मेकर होता है, एजुकेशनिस्ट होते हैं जो अपने करिकुलम को डिजाइन करते हैं, कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टूडेंट विल लर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ये लाइन आजकल हम लोग उपयोग करते हैं अपने जब सिलेबस डिजाइन करते हैं। तो उन आउटकम को अचीव करने के लिए देन वी यूज द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। और उसके बाद में देन वी गो फॉर द असेसमेंट। फॉर्मेटिव, सबमिटिव असेसमेंट होता है हमारा, एवेल्यूशन, हमारा टेस्ट होता है, हमारा एग्जाम होता है। उसके भी बहुत सारे मोड्स आज के समय पहले भी थे और भी नए तरीके उसमें चेंज हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं बदले हैं और असेसमेंट का भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अंतर जो आ रहा है दैट इज कमिंग इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इन विच वे वी शुड टीच एंड व्हाट वे द स्टूडेंट्स शुड लर्न। और हमारा आगे भी फिर मैं बात करूंगा डिटेल में इसके बारे में। तो थोड़ा सा एक बस इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। ये है कुछ हमारे जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक आता है हमारे यहाँ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण सूत्र जिसको हम कहते हैं। कि जब भी कोई भी पढ़ाए, एनीवन, आप सब लोग भी अपने टाइम पे टीचर रहे हैं, आप सबने पढ़ाया है क्लास में। तो जो बॉन्ड टीचर होते हैं, जो
इनहेरेंट क्वालिटीज होती है जिनके अंदर टीचर्स की, तो एक बार आप मैच करके देखिए कि सारे आपने फॉर्मूलाज को यूज किया होगा अपनी टीचिंग एंड लर्निंग में। नोन टू अननोन, कि पहले स्टूडेंट को वो बात बताओ जो उसने देखी है, जो उसके एक्सपीरियंस में है, जो उसने अनुभव की है, फिर उसको आप धीरे धीरे उस तरफ ले जाइए जो उसने नहीं देखा है, नहीं समझा है, या जिसको हम दिखला नहीं सकते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, होल टू पार्ट, analysis to synthesis, seen to unseen, direct to indirect, psychological to logical, particular to journal, empirical to rational and induction to deduction। और ये सारे के सारे रिवर्स भी होते हैं, वाइस वर्सा भी हैं। जरूरत पड़ने पर होता है कि हम अननोन से स्टार्ट करेंगे या नोन से करेंगे, एज पर द स्टूडेंट्स लर्नर एज ऑफ हर एक्सपीरियंस, कंटेंट रिक्वायरमेंट, डिफिकल्टी ऑफ द कंटेंट, वो कई सारी बातें इसके अंदर जुड़ जाती हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ चाहे हम गुरुकुल प्रणाली की बात करें और चाहे हम आज के समय की बात करें, दीज आर द बेस ऑफ टीचिंग, दीज आर द बेस ऑफ लर्निंग। हमें सीखना में अधिगम करना है। तो अब जैसे आज सर ने बात की थी, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो डले हुए हैं, तो डेफिनेटली सर एक कॉन्सेप्ट आता है होम ट्यूशन, होम लर्निंग। आज के समय में आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी सीख सकते हैं। कोई घर पे आपको ये आप कितना क्षमता है तो आप स्वयं सीखिए। और आपको डिग्री लेनी है तो NIOS जैसे ओपन स्कूलिंग सिस्टम है देश के अंदर, उसके बाद हायर एजुकेशन में इग्नो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जाके आप अपनी फॉर्मल डिग्री ले सकते हैं। और आपको एक भी रुपया स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फीस देने में ज़रूरत, खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो बट एज ए लर्नर आपको इनमें से कुछ ना किसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, कि मैक्सिम को यूज करते हैं और करना होता है, और हम जाने अनजाने कैसे, बट वी आर यूज टू फॉलो दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जब जो टीचर, जैसे मैं टीचर ट्रेनिंग में हूँ, B.Ed वालों को क्लास में डिस्कस करता हूँ, बताते हैं सबके बारे में। सो देन क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग द टीचर, जो इनहेरेंट है, जिनमें खुद की क्वालिटी है, जन्मजात शिक्षक हैं, तो वो तो कुछ दिन के अनुभव से काम अपने आप करने लगते हैं, या वो अपने अंदर से बात आ जाती है। लेकिन जो बनना चाहते हैं, दोज हु आर नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ स्किल, सो देन हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप दिस टाइप ऑफ स्किल, अपने माइंड सेट को आप कैसे बनाएंगे। एक कॉन्सेप्ट सर और आता है, जो कि डिजिटल एज की हम बात कर रहे हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर हमें एक बात समझनी होगी कि एक कॉन्सेप्ट है टीचर सेंटर्ड, और एक कॉन्सेप्ट है लर्नर सेंटर्ड, और एक कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड। तो ये क्या है, कैसे हैं, आई होप आप सब लोग जानते हो। आप दोनों की बातों से समझ में आ गया कि टीचिंग आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नेचुरली इतना एक्सपीरियंस है, तो आपने सारी बातें सीखी हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल एज एरा और मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ टोटल फोकस हमारा है लर्नर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। लर्नर को सीखना है, वो कैसे सीखेगा, कब सीखेगा, इट इज important. Learning is important, teaching is not important. This is the concept becoming changes in the system of education. तो एजुकेशन तो रहेगी, उसमें टीचिंग का परसेंटेज हो सकता है। सर नेटवर्क गया क्या? सर सीम्स लाइक उनकी तरफ से नेटवर्क इशू है, इस वजह से हाँ, उनका। नेटवर्क वही लग रहा है जी मुझे सर। भी कि आवाज नहीं आ रही है, जी सर। डिस्कनेक्ट हो गए वो। क्लास अटेंड ना करनी पड़े। कारण क्या है, तो डेफिनेटली उसके लिए एज ए टीचर मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपनी बातें उतने अच्छे तरीके से नहीं कह पा रहा हूँ कि हमारा स्टूडेंट मेरी बात को सुने। तो ये कुछ यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है, मैं ज़्यादा इसको हाईलाइट नहीं करूँगा। सर स्लाइड्स आपकी डिसअपियर हो गई हैं गुप्ता जी।
सो टीचर सेंट्रिक जब टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली लेक्चर मेथड हम सब जानते हैं, मैं भी वही समय यूज कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गिविंग द लेक्चर हियर। चॉक एंड टॉक बड़ा पॉपुलर वर्ड है। क्वेश्चन आंसर, सोक्रेटिस मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, टीवी हो चाहे वीडियो हो या ऑनलाइन यूट्यूब हो, या डिस्कशन आप करते हैं आपस में बैठ के भी, दो लोग क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन होता है, तो ऑल आर टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पर छोटा सा इसमें डिफाइन करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचर सेंटर्ड, वेयर टीचर इज रिमेन एक्टिव, होल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द टीचर। पूरी प्रक्रिया शिक्षक के अनुसार चलती है। शिक्षक तय करता है कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कौन सा पढ़ाऊंगा, कब क्या बोलना है, पहले क्या बोलूंगा, बाद में क्या बोलूंगा। सब कुछ पूरी प्रक्रिया जो नियंत्रित होती है शिक्षक के द्वारा होती है। और यहाँ पर जो लर्नर होता है वो हो जाता है पैसिव, बस वो बैठ के केवल आराम से सुन रहा है। और फिर उसके भी कई तरीके हैं कि कैसे हम अटेंशन उसका डाइवर्ट करें, हाउ टू कीप द सस्टेन करना है उसके अटेंशन को, कि क्लास में सुने, मेरी बात सुने, तो उसके तरीके हैं, तो वो हम लोग सीखते सिखलाते रहते हैं। लेकिन टीचर सेंटर्ड सिस्टम में सबसे बड़ी कमी जो है कि जो होल प्रोसेस डिजाइन बाय द टीचर, इसमें स्टूडेंट को, लर्नर को हम ध्यान में नहीं रखते हैं। एक शब्द उपयोग करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान। हम यहाँ पर लर्नर के साइकोलॉजी का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग पेडागोगी की बात करिए, तो वहाँ डिफरेंस बहुत आ जाता है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है टीचर सेंटर्ड में, सेज ऑन द स्टेज, आप सबने इसको सुना हुआ है। और जब संत महात्मा हमारे सामने होते हैं तो हम कोई उनसे तर्क वितर्क नहीं करते हैं, महात्मन जो आपने कहा वो हमें स्वीकार है। लेकिन जब हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच पर आते हैं, सो देन द रोल ऑफ द टीचर चेंज्ड, और पूरा चेंज हो जाता है। टीचर एक, कह सकते हैं कि एक फिल्म के डायरेक्टर की तरह पर्दे के पीछे आ जाता है। जस्ट उसका काम केवल डायरेक्शन देना है, कंट्रोलिंग करना है, और बाकी काम जो करना है वो स्टूडेंट्स को करना है। तो प्लानिंग पार्ट डेफिनेटली टीचर का है। टीचर भी प्लान द एक्टिविटीज, क्या करवाना है मैडम तय करेगी, कैसे करना है, कौन सी एक्टिविटी आज हम कराएंगे या उनकी लर्निंग को मुझे कैसे डिजाइन करना है, प्रोसेस को, एवरीथिंग विल बी डिजाइन बाय द टीचर। लेकिन उसके बाद जब स्टेज ओपन होगा तो परफॉर्मर होगा वो स्टूडेंट होगा, फिर टीचर बैकग्राउंड में जाएगा। तो इसलिए एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, गाइड ऑन द साइड। तो टीचर को मानते हैं कि वो बगल में खड़े होके और वो गाइड करते हैं। जैसे आपने देखा है, हम सब देखते हैं कि बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, तो स्टेज पे डांस है या ड्रामा है या पोयम है या सॉन्ग है, वो तो स्टूडेंट को ही सुनाना है, परफॉर्म तो स्टूडेंट ही करेगा। और कभी आप लोग सबने अनुभव किया है, जब छोटे छोटे बच्चे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो उनके सामने उनकी मैडम, उनके टीचर खड़े होकर खुद डांस कर रहे होते हैं। तो स्टेज पे तो स्टूडेंट है, हमारे आंखों के सामने हमारा फोकस स्टूडेंट पे, टीचर साइड में उसको हेल्प कर रहा है, देखो अब ये करना है, अगला एक्शन ये है, अगला आपका चेंज हो रहा है, आपका ये चेंज हो रहा है, अब ये देखो वो देखो, वो काम टीचर का है। तो इसीलिए आज हम जब बात करते हैं तो देन बहुत सारे शब्द लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, हैवी हैवी से वर्ड्स भी होंगे कुछ यहाँ पर। और बड़ा पॉपुलर वर्ड है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको हम कहते हैं अनुभवजन्य शिक्षण, कि स्टूडेंट्स को, लर्नर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा, तो कुछ नीचे मैंने नाम लिखे हुए हैं। फील्ड विजिट आप कराते हैं, एक्सपीडिटरी वर्ड इस पर लिखा है, विजिट्स होती है, फील्ड विजिट्स होती है, केस स्टडीज हैं, सेमिनार, एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में आप जब काम करवाते हैं स्टूडेंट से, तो वो सब क्या है, उसको एक्सपीरियंस देते हैं, उसको अनुभव देते हैं। तो ही और शी लर्न्स फ्रॉम द हिज और हर ओन एक्सपीरियंस। एक वर्ड और पॉपुलर है आज के समय में, होता जा रहा है धीरे धीरे, पार्टिसिपेटरी लर्निंग। स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए लर्निंग में, ही शुड नॉट बी रिमेन इन अ पैसिव पोजीशन, वहां पर उसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव बनाना है, उसकी पार्टिसिपेटरी लर्निंग को हमें इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं, ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडीज है, स्टूडेंट सेमिनार, रिफ्लेक्शन, डिबेट्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्विज कंपटीशन, रोल प्ले, कम्युनिटी आउटरीच एक्टिविटीज, गेमिंग। ये कुछ ऐसे नाम आते हैं हमारे सामने कि जहां हम स्टूडेंट्स को एज ए पार्टिसिपेंट यूज करते हैं और उसकी लर्निंग भी साथ साथ चलती चली जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सब ने अपने बचपन से शब्द सुनते चले आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम सब ने नाम सुना, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम, ये भी कॉन्सेप्ट है। फ्लिप्ड क्लास पुराना कॉन्सेप्ट है, ब्लेंडेड लर्निंग नया कॉन्सेप्ट है।
लेकिन फ्लिप्ड क्लास भी अब हमारे डिजिटल एज की वजह से उसका थोड़ा सा फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट बदला, या उसका भी कैसे टाइप बदला, उसका प्रोसेसिंग का स्टाइल बदला है। प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम टीचिंग, ये भी एक तरीका आया है। एक शब्द आपने शायद सुना होगा, टीचिंग मशीन। जब इस तरह की डिवाइसेज इन्वेंट हुई थी तो 1950 और इसके बाद में फिर लोगों ने कोशिश की थी टीचिंग मशीन बनाना। तो टीचिंग में टेक्नोलॉजी का उपयोग और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग आना 1950s के पहले के आसपास से शुरू हो चुका था। आज 2020-24 या कोरोना का उसमें रोल है, उतना ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी प्रोसेस में था और धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा था वो सिस्टम। कुछ और शब्द हैं, सेल्फ डायरेक्टेड Sir, there लर्निंग। is no screen sharing. स्क्रीन शेयरिंग मेरे पे तो दिखला रहा है मैडम, इट इज शोइंग। यहाँ डिसअपियर हो गया, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है आपका। तो आई डू अगेन, इसको एक बार मैं ना, सर इट माइट बी ड्यू टू नेटवर्क इशू ऑल्सो। आप प्लीज एक बार मे बी। स्क्रीन शेयर और स्टॉप करके दोबारा से शेयर करिए, वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब बतलाइए सर, हाँ सर, नाउ अब ठीक विजिबल है। सर, प्लीज कंटिन्यू। इज इट थैंक यू। विजिबल? थैंक यस यू सर, मैम। विजिबल। तो इसके पहले वाली स्लाइड देखी थी आप लोगों ने? थोड़ा जी सर। बताइए कहाँ से नहीं विजिबल हुआ था। सर लास्ट स्लाइड देखी थी, इससे पहले वाली स्लाइड जो आपने दिखाई थी वो विजिबल थी, वो बीच में चली गई थी सर स्लाइड। ओके। जी सर। तो दीज आर द मैनी वर्ड सर, यही जो हम आप यदि इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, व्हेन यू लर्न अबाउट द या बुक्स में जो लिखा हुआ है कि which methodology pedagogy we should follow during this digital age, or how we can use the digital devices in our teaching learning process, how we can make easy our teaching easy by using the digital instrument devices, तो यही सारे नाम आपको मिलेंगे और यही कहेंगे कि इनको आप यूज करिए और इनमें आप डिवाइसेस का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं लास्ट में बात कर रहा था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। बहुत सारे शब्द हैं, बड़े बड़े हैं, टाइम उतना डिटेल में बताने का नहीं रहेगा। और कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट यदि हम समझ लेते हैं, सो जितने वर्ड्स ऊपर के लिखे हुए हैं ऑटोमेटिकली ऑल कवर्ड अंडर द कोलैबोरेटिव लर्निंग। उसमें बड़े दो तीन पॉपुलर वर्ड है उसके अंदर, थिंक, पेयर, शेयर, जिक्सॉ एंड फिशबॉल, और बाकी कुछ और एक्टिविटीज है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट जब हम लाते हैं, इट इज टोटली स्टूडेंट या लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज है ये। तो फिर बाकी सारे जो ऊपर के जो वर्ड्स हैं वो इसके अंदर बहुत कुछ कवर हो जाते हैं। लेफ्ट साइड में मैंने दो वर्ड और हाईलाइट किए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। आई होप आप सबको इसका अर्थ पता है। आगमन निगमन इसको कहा जाता है, इंडक्टिव को हिंदी में आगमन कहते हैं और डिडक्टिव को निगमन कहते हैं। सो इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, इंडक्टिव अप्रोच, और डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, डिडक्टिव अप्रोच की हम बात करेंगे। तो मुझे जो लगता है कि यदि एज ए टीचर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, तो बहुत कुछ मुझे लगता है यहाँ से लर्नर्स की डिफिकल्टीज कम हो जाती हैं। कब हमें इंडक्टिव अप्रोच का यूज करना चाहिए, कब हमें डिडक्टिव का अप्रोच का यूज करना चाहिए, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बोथ, व्हाट इज द प्रोसेस, यदि ये हमें समझ में आ जाए तो जितने भी अभी आपको स्क्रीन पर वर्ड्स दिखलाई दे रहे हैं, everywhere we can follow or we follow the inductive way of presentation, inductive way of teaching, or we may follow the deductive way of presentation, deductive way of learning। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज हम गणित की बात करें, विज्ञान की बात करें, किसी भी बात करें, समाजशास्त्र, एनीवेयर, एनी फॉर्मूला, एनी प्रिंसिपल जो आज हमें याद है, और वो बने हैं ओनली ड्यू टू द इंडक्टिव मेथड। ऊपर से अपने आप भगवान की तरफ से कहे, आसमान से कोई भी सूत्र नहीं आया है, कोई भी नॉलेज अपने आप नहीं आई है। ह्यूमन बीइंग ने जो भी नॉलेज गेन की है ओनली ड्यू टू द इंडक्टिव अप्रोच। फिर उसको इजी करके फॉर्मूला बना के, सूत्र बना के, उनके प्रिंसिपल्स बना के और वन लाइनर बना के, और देन वी कन्वर्टेड द डिडक्टिव मेथड की। अब आप, ठीक है, आपको नहीं ज़्यादा समझ में आता, आप सीधा इस फॉर्मूले का यूज़ करिए एंड रिजॉल्व ए प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो हम जानने की कोशिश नहीं करते।
तो ये कुछ हैं टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या मेथड्स ऑफ टीचिंग आप कह सकते हैं, अप्रोचेस पे भी हम इस पे बात कर सकते हैं। सो जितना ज़्यादा हम अपने लर्नर सेंटर्ड के नीचे जो बातें लिखी उतना फॉलो करते जाएंगे, सो देन वी आर मेकिंग अवर टीचिंग लर्नर सेंटर्ड। अब चाहे आप स्कूल में लोअर क्लास को पढ़ा रहे हो, चाहे आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एट एनी लेवल, इसका डिग्री चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा इसका अमाउंट कह सकते हैं या इसका जो कह सकते हैं कि टाइमिंग है वो कम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन दीज ऑल आर यूजेबल एंड एप्लीकेबल फ्रॉम द बच्चे के पैदा हो, जब से वो सीखना शुरू करता है अपनी ज़िंदगी में, माँ की गोद से जब उतरता है वहाँ से आप, और जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक हम इन्हीं शब्द, आज के समय में हो सकता है और भी नए शब्द सामने आ जाएं बाद में, और भी नए नए इनोवेशंस होंगे, नई नई बातें और सामने आएंगी, लेकिन अभी तक जितनी है वो सब कहीं ना कहीं इनसे हमारा कनेक्शन होता है लर्निंग का। सो इफ वी वांट टू एनहांस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो देन वी शुड फॉलो द लर्नर सेंटर टीचिंग अप्रोच, और उनमें से इतने सारे नाम हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं कर रहे हो, सभी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि एक ड्यूटी मिली है आज बात करने की, तो मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ऑलरेडी हम सब लोग अवेयर हैं इसके बारे में। और यहाँ पर 2 वर्ड मैंने यूज किए हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन मोबाइल लर्निंग और एम लर्निंग जिसको कहा गया। तो अभी सर ने एग्जाम्पल भी दिया था नोकिया फोन का, तो उसके नोकिया फोन, उसके बाद जनरेशन स्टार्ट हो रही थी और जब जावा आना शुरू हुआ था, जावा बेस्ड फोन आना शुरू हुए थे, तब से मोबाइल का हम यूज लर्निंग में करना एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू हो गया था। लगभग 2005, 6, 7 के बाद ही बात आ गई थी कि why we should not use the mobile in our teaching and learning, और how we can use the mobile in teaching learning। उस समय मोबाइल के 2-3 यूज थे हमारे पास में, ज़्यादा लोग हंसते थे कि कैसे हो जाएगा, लेकिन जितनी तेजी से हमारे दुनिया में चेंजेस आए हैं, और अब तो हम 6G की बात करने लगे हैं, नेटवर्किंग की बात करने लगे हैं, कितनी फास्ट कम्युनिकेशन की बात करने लगे हैं, तो अब आगे भविष्य क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के समय में तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने रखे हैं, तो शिक्षा की, मैंने पहले भी बोला, रिपीट हो रही फिर से मेरी बात, कि हमारे यहाँ जब बात करते हैं टीचिंग में, तो टीचिंग इज नॉट चेंजिंग, जस्ट चेंजिंग द सिस्टम, द वे वी आर टीचिंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसिंग बीइंग चेंज्ड। जैसे मैं एग्जाम्पल में और देना चाहूँगा कि पहले भी हम लोग जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, तब लोगों ने बैलगाड़ी, घोड़ा, जानवरों का उपयोग किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हम ट्रांसपोर्ट तो हुए हैं। और आज हमारे पास में जेट प्लेन भी हैं, एरोप्लेन भी हैं, बुलेट ट्रेन भी हैं। सो विच मोड यू आर यूजिंग, दिस इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना। तो जितना आप फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और उतने कंफर्टेबली भी आप पहुंचेंगे। जैसे ट्रेन का एग्जांपल बता देता हूँ, आप चाहे अनरिजर्व क्लास में बैठे हो, चाहे आप एसी फर्स्ट क्लास में बैठे, पहुंचेंगे सभी लोग साथ में, लेकिन उस पूरे ड्यूरेशन में कंफर्ट्स की यदि आप बात करें, इजी कौन पहुंचा है, किसने आराम से वो पूरी अपने सफर को पूरा किया है, तो कई तरह के अलग अलग एंगल से इन एग्जाम्पल्स का उपयोग हम लोग करते रहते हैं। तो कुछ बातें लिखी है जो स्क्रीन पर हैं, और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं मास एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मासेज, अभी जब मैंने बात की थी वैदिक काल और मध्यकालीन की बात करी, तो एजुकेशन फॉर मासेज तो था, लेकिन मास एजुकेशन में नहीं आया था। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को स्कूलों में, उस समय गुरुकुलों में या मदरसों में या बौद्ध मठों में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो मुट्ठी भर कुछ बच्चे, स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, तो जो मुट्ठी भर लोग आते थे उनको, और वो होते थे जो कि अपनी तरफ से बिलिंगली आते थे, जिनकी इच्छा थी कि नहीं, आई वांट टू लर्न, या मेरे पेरेंट्स मुझे पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे विद्या प्राप्त करनी है, वो लोग होते थे। तो जो बिलिंग है, तो फिर उसको तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं उसको मोटिवेट करने के, लेकिन ये तुम पढ़ो। बट आज हम बात कर रहे हैं मास एजुकेशन, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लास एजुकेशन। तो जब मास एजुकेशन की आप बात करते हैं, यू आर आज हम बात करते हैं कंपलसरी एजुकेशन की, हम बात कर रहे हैं कि इस
देश में, इस दुनिया में जितने बच्चे सब स्कूल सिस्टम में आए, सब की स्कूलिंग पूरी हो, सब स्कूलों में पढ़ें, तो फिर देन वी हैव अ चैलेंज ऑफ वैरायटी। तो हमारे सामने वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आता है, वैरायटी ऑफ लर्नर्स आते हैं। एक वो जिसको आप एक बार बात कहते हैं उसको बात समझ में आ जाती है, और एक वो जिसको 10 बार समझाइए तो भी उसको मुश्किल होता है बात समझना। इंक्लूसिव एजुकेशन का जमाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब इस तरह के वैरायटी या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्नर जब हमारे सामने हैं, सो डेफिनेटली एज अ टीचर इज अ चैलेंज फॉर अस। एक चुनौती हमारे सामने कि हम कैसे इसने डाइवर्सिफाइड लर्नर्स को हम कैसे एक साथ आगे बढ़ाएं। आज हम भारत की बात करते हैं कि एक हमारे एकेडमिक सिस्टम है। पहले जुलाई में सेशन शुरू होते थे, अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ स्कूलों में वो मार्च और अप्रैल में शिफ्ट हो गए हैं कि अब वो मार्च से ही नया सेशन शुरू करना कर रहे हैं। तो मतलब 8-9 महीने 10 महीने में हमें पता है कि स्टूडेंट की एक क्लास से दूसरी क्लास में हमें उसको सिखला के प्रमोट करना है। सो वी हैव द फिक्स टाइम। टाइम हमारे पास में एक्सपेंड नहीं हो रहा है, टाइम इज फिक्स्ड, बट वैरायटी ऑफ लर्नर इज वेरी मच। तो वैरायटी उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उन सबकी लर्निंग सेम पेस ऑफ लर्निंग पे लेकर आना है, सबको हमें सिखलाना है। एक वर्ड आता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। आजकल बात हो रही है नई शिक्षा नीति को आप देखें तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं FLN, कि कम से कम इतना तो स्टूडेंट सीख के आगे की क्लास में जाए। तो वो एक शिक्षक तो वो चैलेंज कैसे पूरा करेंगे, उसके लिए स्क्रीन पे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि इनको हम फॉलो करते हैं तो लर्नर अपने एक वर्ड आता है कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग, कि लर्नर की जो पेस है, लर्नर जैसे सीख सकता है वो अपनी पेस से सीखे, बट इम्पोर्टेंट इज लर्निंग कि वो सीखे। इसलिए आज हम बात करते हैं मूक्स की है, या जैसे सर ने यूट्यूब वीडियोस की बात की है, डिजिटल कंटेंट्स की बात की है, कि भाई जब तुम्हें समय मिले जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार आप उसको घर पे बैठ के या अपने स्कूल या जब भी फ्री आप बैठ के देखिए। तो क्लास में एक टीचर एक ही स्टूडेंट पर पूरा टाइम डिवोट कर देगा, तो फिर बाकी जो स्टूडेंट है उनका क्या होगा, उनके लर्निंग का क्या होगा। सो एज ए टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें सारे क्लास में जितने बच्चे सबको लेके आगे बढ़ना है। तो कुछ वर्ड्स है एडेप्टिव एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग, और बहुत सारे वर्ड हैं जो अभी हमारे दोनों महानुभावों ने अपनी चर्चा में उपयोग किए भी थे। एडेप्टिव स्टूडेंट, पार्टिसिपेटरी एंड एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिंग ए कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया एलिमेंट्स एंड इंटरेक्टिव मीडिया इनटू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव कोर्स कंटेंट हो आपका, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, लाइव एंगेजमेंट। अब एक और आ गया कॉन्सेप्ट, आज के समय में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। अब इस तरह के ऐप्स हैं कि आप आपके यहाँ यदि नेटवर्क है और आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है या स्टूडेंट की मोबाइल में नेटवर्क है, तो आप क्लास में पढ़ाते जाइए और साथ ही साथ उनका असेसमेंट भी करते जाइए। असेसमेंट करिए फॉर द सेक ऑफ इंगेजिंग देम इन योर लर्निंग, कि आप पढ़ाते जा रहे हैं और साथ साथ थोड़े थोड़े ये में छोटा सा क्विज कर लिया या उनका कोई पोल ले लिया, कुछ और कर लिया। तो ये भी ऐप अब आना शुरू हो गए हैं। सो इट इज मेकिंग द टीचिंग इंटरेक्टिव, इमीडिएटली आप लर्नर के साथ में इंटरेक्ट हो रहे हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, क्रिएटिव एनकरेजमेंट, इंडिविजुअल लर्निंग पाथ, रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, फीडबैक। ये भी एक सिस्टम आ गया, मैं पढ़ाता था मुझे पता चले कैसा है क्या है, तो मैं फिर उसको अपनी टीचिंग को उसके हिसाब से मैं मॉडिफाई कर लूँ। तो बहुत सारे वर्ड है यहाँ पर। तो ये सब आज की एज में डिमांड में है, और ये कह रहे साहब हमें पढ़ना तो है लेकिन हमें ये नहीं, सब उदाहरण दिया था, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ डिग्री से लेके आऊँगा नहीं, लेकिन आपके एग्जाम में दे दूंगा। तो एग्जाम आप कैसे दे देंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आप लर्न करेंगे, और लर्न करेंगे तो कैसे लर्न करेंगे, तो देन द रोल ऑफ डिजिटल सिस्टम कम्स। सत्येंद्र जी, मेरे ख्याल 5-10 मिनट में अपन वाइंड अप कर देना। यस सर, बस इस मैक्सिमम वाले क्या है हाँ जी नो इश्यूज। वैसे जी एक स्लाइड और है। सो अगेन अभी जो जी मैंने एग्जांपल दिया था, इट्स लाइव एंगेजमेंट एंड असेसमेंट टूल, लर्निंग एनाल तो लर्निंग एनालिसिस हमें स्टूडेंट्स का करना है, तो उसके बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। व्हाट आर द मेथड्स, तो ये है कंटिन्यूस असेसमेंट, रियल टाइम इंटरेक्शन, लाइव पोल्स, क्विज, क्वेश्चन आंसर सेशन, फाइंड ऑन इमेज, रेटिंग, मैचिंग, प्रायोरिटाइजेशन, सॉर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। इतने तरीके असेसमेंट करने के और भी डेवलप होते जा रहे हैं कि आप
स्टूडेंट्स को पढ़ाते जाइए और उससे लगे हाथ उनसे उनका असेसमेंट भी नॉलेज का करते जाइए। सो ये हमारा मेन बात है। अल्टीमेटली जो टॉपिक है हमारे पास में, तो बैकग्राउंड इसलिए था कि व्हाट आर द इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स इन डिजिटल एज। तो अब ये वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट आई होप हम सब लोग अवेयर हैं इसके बारे में। तो ब्लेंडेड लर्निंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन लर्निंग। कि स्टूडेंट ऑफलाइन भी पढ़ेगा, ऑफलाइन मीन्स फेस टू फेस भी हमारे सामने स्टूडेंट होगा, हम लोग लर्निंग टीचिंग की बात करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स कुछ लर्निंग उसकी होगी जो कि वो ऑनलाइन कर सकता है। फ्लिप्ड क्लास उसका एक एग्जांपल, उसका पार्ट हम मान भी सकते हैं। फ्लिप्ड अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है। तो फ्लिप्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पहले से कुछ कंटेंट पढ़ के आइए, टीचर के बनाए हुए वीडियोस देख कर आइए, या डिजिटली उसने अवेलेबल करा उनको आप पढ़ के आइए। यू कम प्रिपेयर्ड विद द इन द क्लास, और क्लास में सीधा डिस्कशन होगा बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो वहाँ आपको इंटरेक्शन करना है, तो वो वहाँ पर फिर लेक्चरबाजी नहीं होगी। तो वो फिलिप्स क्लास का एक कॉन्सेप्ट आता है। सोशल लर्निंग की यहाँ पर बात आ रही है, तो सोशल लर्निंग की बात इसमें है कि आप स्टूडेंट की एक सोसाइटी बनाते हैं, स्टूडेंट को एक ग्रुप में आप रखते हैं। और कोलैबोरेटिव लर्निंग का मैंने एग्जांपल दिया, सो देन स्टूडेंट्स कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर स्टूडेंट लर्निंग करता है। गेमिफिकेशन, ये भी एक दिस इज द न्यू वे ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। कि आप जैसे बच्चे गेम्स खेलते हैं और गेम में उसको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको स्टेजेस मिलती हैं, और जैसे स्टेज क्रॉस करता जाता है उसके पॉइंट्स या उसके क्रेडिट पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। तो सेम वे कि आप स्टूडेंट्स को नॉलेज दीजिए और उससे कहीं गेम खेले और उसकी लर्निंग गेम के थ्रू होती चली जाए। इस पे भी बहुत काम हो रहा है और धीरे धीरे हमारे सामने ये आ भी रहा है। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, हम जानते हैं कि वीडियोस बने हैं, आप उनको देखिए उस डिवाइसेस के ऊपर और उसको समझिए, एक्सप्लोर करिए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, ये भी आज बड़ा पॉपुलराइज टर्म है। डिजाइन थिंकिंग, कैसे स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग को डिजाइन करेगा, या कैसा स्टूडेंट्स की थिंकिंग को डिजाइन करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और मूव, तो स्वयं एनपीटीएल के हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द स्वयं, इंडियन गवर्नमेंट का है। कुछ प्राइवेट भी हैं और कुछ विदेशों के हैं, बहुत सारे नाम आते हैं, कोर्सेरा वगैरह का नाम आपने सुना है। सो दिस इज अगेन ड्यू टू द डिजिटल सपोर्ट। और एक बार नीचे मैंने लिखा है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स की लर्निंग में। सो वी कैन यूज द LMS। बहुत सारे देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स ऑफ LMS, अलग अलग कंपनीज ने बनाए हुए हैं। सो वी कैन यूज द LMS। उसमें भी ये पर जितनी भी डिस्कशन, जितनी बातें मैंने आपको बतलाई हैं, ऑल मे बी इंटीग्रेटेड इन द LMS। आप LMS के थ्रू भी, LMS नेचुरली ऑनलाइन होता है, स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर पे वो ओपन करेगा, फिर अपने एक्टिविटीज को पूरा करेगा। सो LMS इज मेजरली द मीडियम ऑफ असेसमेंट इवेल्युएशन। टीचिंग तो नहीं होगी उस पर, एक असेसमेंट का मोड है। असेसमेंट होगा तो डेफिनेटली लर्नर विल लर्न। एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट तो अल्टीमेटली हमारा होना है, चाहे वो रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो, और वेदर इट या ओरल एग्जामिनेशन वाइवा वोसी। तो असेसमेंट तो हमारा होता है बाय अवर परफॉर्मेंस। तो वो असेसमेंट करने के प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने आए हुए हैं। और बाकी ये सोर्सेज हैं कुछ कुछ। मुझे लगता है नेटवर्क चला गया है ना। ऐसे हमें उनको टीच कराना है। बहुत सारे, मैंने कहा आप लोगों ने बहुत इजी कर दिया आज का टॉपिक, कि ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस की बात आ गई है, NIOS में भी कॉन्सेप्ट है, बाकी और यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी आ रहा है। तो अब स्टूडेंट जब कहता है कि हमें पढ़ना है, तब तो ये इजी हो गया डिजिटल एज के लिए। तो यही कहना था मुझे अपनी तरफ से। और
बाकी आप लोग बताइए यदि कोई पॉइंट हाईलाइट करना हो, कुछ कहना हो कहीं। चलिए, मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहा। पुराने दौर से, गुरुकुल से लेकर के इस डिजिटल एज तक जो पूरी हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा का स्वरूप रहा है, उसकी व्याख्या करते हुए आपने जिस तरह से आज के दौर में जो कुछ नई तकनीक या विकल्प हमको मिले हैं उनके बारे में आपने चर्चा की। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अनुरोध करूंगा जयंत जी से कि आज के इस कार्यक्रम की स्मृति में आप प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी को उनका ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो वो भेंट करें। गुप्ता जी, इसको आप एक बार बंद करेंगे स्क्रीन शेयरिंग को? यस सर, ताकि 1 मिनट। हाँ जी जी यस सर, आई हैव स्टॉप। जी जी। ये सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट है जो हम आपको अभी व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे आज की इस यादगार के लिए। और ई मेमेंटो, थैंक ये यू सर। ई मेमेंटो है। और इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही हमको लिंक मिलेगा हम अपडेट करके आपके साथ शेयर करेंगे, इस अनुरोध के साथ। चूंकि समय काफी हो कोई गया है और क्वेश्चन आज वगैरह हो, कहीं कोई इंक्वायरी हो या किसी ने कुछ हो तो बताइए, फिर ज्यादा कोई फॉर्मली। प्रश्न किन्हीं के हो। तो एक्चुअली क्या है, कॉलेज में आज दिन भर फंक्शन था ना, तो सब लोग कॉलेज में ही अटके हुए हैं अभी। कोई सवाल यदि किसी के पास है, कोई पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित है, नहीं तो अपन इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है। तो चलिए, हम हमारी ओर से और भारतीय विद्यापीठ कम्युनिकेशन टुडे दोनों संस्थाओं की तरफ से आपके प्रति हार्दिक आभार कि आपने इतने विस्तृत स्वरूप में इस विषय को व्याख्यायित किया और हम सभी को जागरूक किया शिक्षक दिवस के अवसर पर। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी का और सभी संभागीय जो देश के अलग अलग अंचलों से हमारे साथ जुड़े हैं उनके प्रति आभार। प्रोफेसर हुडा जी और पूरी टीम, जयंत जी और पुष्पेंद्र जी जिन्होंने पूरा इसका तकनीकी सहयोग संभाला है, उनके प्रति भी हमारा आभार। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सर्टिफिकेट का जो लिंक है वो मुझे लगता है कि शेयर कर दिया है, तो वो जो प्रोसीजर है उसका अनुरूप आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। विस्तृत जानकारी जयंत जी आपको इस सेशन के बाद देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर मैं इसी में जी। कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। जैसे गुप्ता जी जी। ने बताया था कि हम्म, टीचर पर्दे के पीछे रह के एक शिक्षक को आगे रखता है, हम्म, एक विद्यार्थी को आगे रखता है और पर्दे के पीछे से काम करता रहता है। उसी से मेरे दिमाग में एक पंक्ति याद आई कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जगह वहीं रहते हैं दोनों की, लेकिन मुसाफिर को उसकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। जी बस जी। यही था। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, अब हमारे बच्चे जब स्कूल से आते थे परीक्षा का रिजल्ट लेके कि टीचर तो फेल हो गई है, हम आगे की क्लास में पहुंच गए हैं, क्योंकि टीचर तो फिर उसी क्लास को पढ़ाएंगे वापस। तो जी आपने सही कहा कि वो स्थिर हैं, लेकिन अपनी उस पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। चलिए, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वेबिनार में फिर मुलाकात होगी जिसकी सूचना आपको हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।